क्लास 11 साइंस सिस्टम के प्यारे बच्चों, हम आज आपको परमाणु से संबंधित कुछ विशेष शब्दों से परिचित करा रहे हैं। थोड़ी बहुत जानकारी आपको क्लास 9 में दी गई थी। आज थोड़ा उसको डिटेल हम अपने क्लास 11 के लेवल तक ले जाएंगे। ये जानकारी जरूरी है, सबको जरूरी है। 10th में भी आपको ये जानकारी मिली होगी और अब उसी को थोड़ा सा हम अपडेट करेंगे, 11th के लेवल पर ले जाएंगे। इसको ध्यान से देखिए आप लोग। तो परमाणु की परिभाषा सबको पता है कि परमाणु क्या होता है, तो इसको मैं नहीं कर रहा हूँ। परमाणु की परिभाषा मैं बोल दे रहा हूँ, सुन लीजिए कि डाल्टन के अनुसार कहा गया था परमाणु जो होता है द्रव्य का सूक्ष्मतम कण होता है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है और स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। फिर आप जानते हैं इसकी डिमेरिट बताई गई थी, और डिमेरिट क्या थी आप जानते ही हैं। जैसे कह दिया गया था कि परमाणु क्या है, सूक्ष्मतम कण कह दिया गया था, और वही गलती थी क्योंकि आप जानते हैं रदरफोर्ड के प्रयोग के बाद ये पता हो गया था कि परमाणु सूक्ष्मतम मतलब सबसे छोटा कण नहीं होता, बल्कि वो और छोटे छोटे मूल कणों के मिलने से बना होता है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। इस तरह से उसमें डिमेरिट क्या थी कि परमाणु द्रव्य का सूक्ष्मतम कण नहीं है बल्कि सूक्ष्म कण है, छोटा कण है। और फिर कह दिया गया था कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, तो उसकी भी डिमेरिट मिली क्योंकि आप जानते हैं जब निष्क्रिय गैसों नोबल गैसेस का खोज हुआ तो पता चला कि नोबल गैस के जो परमाणु होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। तो फिर आधुनिक परिभाषा क्या बनी, मैं बोल दे रहा हूं, सुन लीजिए। वो परिभाषा क्या थी कि परमाणु द्रव्य का सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता और जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है और जो मूल कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के मिलने से बना होता है। ये बात आप लोग पढ़े हैं, मैंने रिवाइज करा दिया। मैं कुछ शब्दों से आपको परिचित यहाँ पे कराने जा रहा हूँ और उन शब्दों के बाद फिर हम लोग आगे चल करके परमाणु के तमाम मॉडल पढ़ना शुरू कर देंगे और उसी के साथ हम लोग का स्ट्रक्चर ऑफ एटम या परमाणु की संरचना शुरू हो जाएगी। तो ये बड़ी बेसिक सी बात है। असल में केमिस्ट्री, मैंने पहले ही बताया था, केमिस्ट्री में बेसिक बातों का बड़ा महत्व होता है। अगर वो बेसिक बातें हमारी अगर समझ में आ जाती हैं तो हम बाकी जितना भी सिलेबस होता है वो हम आसानी से पढ़ पाते हैं। तो ये कुछ बेसिक बातों से मैं आपको परिचय कराने जा रहा हूँ। तो पहला शब्द मैं ले रहा हूँ, आप इसको पहले से पढ़े भी हैं, वो है आपका कोश। पहला शब्द हमारा जो है वो है कोश, और इस कोश को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सेल। SHELL सेल कहते हैं, या इसको हम लोग ऑर्बिट भी कहते हैं, ऑर्बिट भी कहते हैं, या इसको हम लोग प्रिंसिपल एनर्जी लेवल या प्रमुख ऊर्जा स्तर हिंदी में कहते हैं, हिंदी कहते हैं। इसको हम कह सकते हैं प्रिंसिपल मतलब प्रमुख एनर्जी लेवल, ये इससे भी नाम से हम लोग जानते हैं। ये कोश क्या है याद करिए। अगर आपको रदरफोर्ड का अगर परमाणु मॉडल अगर याद है तो उसको आप ढंग से आप जानते हैं। उसमें कहा गया था कि परमाणु के केंद्र में क्या होता है, एक धनावेशित भाग होता है जिसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग नाभिक कहते हैं। नाभिक, या अंग्रेजी में उसको हम लोगों ने न्यूक्लियस कहा था। ये हमारा नाभिक या अंग्रेजी में न्यूक्लियस हो गया। इसमें कहा गया था, याद करिए कि नाभिक में कौन कौन होते हैं कण, तो आप लोग पढ़े हैं, याद करिए कि नाभिक में धनावेशित कण P से मैं लिख रहा हूं प्रोटॉन और उदासीन कण आपका न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो इस तरह से परमाणु का जो केंद्रीय भाग होता है उसको हम नाभिक कहते हैं। उसमें धनावेशित प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और धनावेशित प्रोटॉनों के नाते इसका आप जानते हैं कि जो आवेश होता है नाभिक पर वो धनात्मक आवेश होता है। फिर आप पढ़े हैं कि परमाणु किससे बना होता है, तो हम सब लोग जानते हैं कि प्रोटॉन की यहाँ पर परमाणु किससे बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो रेजिडेंस है वो न्यूक्लियस से पता चल गया। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, तो उसी के लिए आप जानते हैं कोश शब्द है, ये कोश उसी के लिए है। तो कहा गया है कि नाभिक के इस तरफ देखिए, ये चारों तरफ, नाभिक के चारों तरफ ऐसे यहाँ पर बंद वृत्ताकार मार्ग होते हैं। ऐसे गोलाकार मार्ग आप ऐसे दिखा सकते हैं, मैं और दिखा दूं इस तरह से गोलाकार मार्ग होते हैं। तो नाभिक के चारों तरफ के इन गोलाकार मार्गों जो है, देखिए यहाँ पर गोलाकार मार्ग जो है ये हमारा नाभिक हो गया। चलो इसको मैं यहाँ पर ब्लू से कर देता हूँ, तो ये हमारा नाभिक हो गया। और बाहर जो हमने ब्लैक से जो हमने सर्किल बना रखे हैं ऐसे, आप चाहे इसको पूरा कर लीजिएगा। तो इन्हीं को याद रखिएगा कि इन्हीं जो बंद वृत्ताकार मार्ग जो है, इसमें मैं अब दिखा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन, ये मतलब इलेक्ट्रॉन समझिएगा। इन्हीं को हम लोग यहाँ पे कक्षा या कोश कहते हैं। कोश को याद करिए, हम लोग कक्षा भी कहते हैं ना, इसी को हम लोग कक्षा या कोश भी कहते हैं। और इसी में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसे चक्कर लगाते रहते हैं। तो हमारी परिभाषा क्या बन गई
तो ढंग से देख लीजिए, हम क्या बोलेंगे, नाभिक के चारों ओर, देखो हमने चार जो गोल, जो हमने घेरे बना, जो गोले हमने बना रखे हैं, तो नाभिक के चारों ओर का वह बंद वृत्ताकार मार्ग जिसमें इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाते रहते हैं, इन्हें हम कोश या कक्षा कहते हैं। और अंग्रेजी में हम लोग सेल या ऑर्बिट या प्रिंसिपल एनर्जी लेवल या प्रमुख ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। फिर आप जानते हैं इनकी नंबरिंग हम कैसे करते हैं, नेमिंग कैसे करते हैं, तो आप सब लोग जानते हैं इनको हम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर के, इसको एल से लिखते हैं, इसको एम से लिखते हैं, एन होता है, ये ओ होता है, अगर आगे कोई आएगा तो आप जानते हैं पी हो जाएगा, अगला जो होगा वो क्यू हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ये हम लिखते हैं। और फिर आप जानते हैं इन्हीं को हम इंग्लिश के अक्षरों के बजाय हम चाहें तो हम इंग्लिश के लेटर से लिख सकते हैं। जैसे के कोश को हम क्या कर सकते हैं, हम लोग प्रथम कक्षा कह सकते हैं, एल कोश को हम द्वितीय कक्षा कह सकते हैं, एम कोश को हम लोग थर्ड तीसरी कोश कह सकते हैं, एन को हम लोग चौथी कक्षा या चतुर्थ कोश कह सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर ओ को हम लोग पंचम कोश या पांचवा कक्षा कह सकते हैं, और पी को हम लोग ऐसे छठवां कोश भी कह सकते हैं। तो इस तरह से कोई पूछे कि कोश क्या है तो आप क्या बताएंगे कि परमाणु में नाभिक के चारों ओर जो ये बंद वृत्ताकार मार्ग होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाते रहते हैं, इन्हीं को हम लोग कोश या कक्षा या ऑर्बिट या सेल या प्रिंसिपल एनर्जी लेवल के नाम से जानते हैं। अच्छा, एक बात आपको और याद रखना है कि कोश जो होते हैं, कोश, तो हर परमाणु में कोशों की संख्या बराबर बराबर नहीं होती। कोश की संख्या जो होती है वास्तव में उस परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित होती है। और आप सब लोग क्लास 10th में याद करो, आप यहाँ पर आवर्त सारणी पढ़ के आए हैं, और उस आवर्त सारणी में याद करिए आपने इस तरह से, ऐसे आपने 36 खाने ऐसे पढ़े थे, ऐसे आपको 7 खाने वहां पर पढ़ाए गए होंगे। इस तरह से इन जो 36 खाने होते हैं इन्हीं को हम लोग आवर्त कहते हैं, याद करिए, इसको हम लोग आवर्त या अंग्रेजी में हम लोग पीरियड कहते हैं। तो इन 36 खानों को हम लोग आवर्त कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है तो आपने पढ़ा होगा 7 होता है। आपका ये फर्स्ट आपका पीरियड हो गया, ये द्वितीय आवर्त हो गया, ऐसे तृतीय आवर्त हुआ, इसको हम लोग चतुर्थ आवर्त कह रहे हैं, ये हमारा पंचम आवर्त हुआ, और इस वाले को हम यहाँ पर देखिए, इसको हम छठवां आवर्त कह रहे हैं, और ये हमारा यहाँ पर 7वां आवर्त हो जाएगा। तो इस तरह से आवर्त सारणी में 36 खानों को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। और याद रखिए पहले आवर्त में याद करिए आपने पढ़ा था 2 ही तत्व थे, कौन कौन थे, यहाँ पर आप जानते हैं आपका हाइड्रोजन था और हीलियम था, इस तरह से। तो एक बात आप समझ लीजिए, मैंने कहा कि हर परमाणु में बराबर संख्या में कोश नहीं होते हैं। तो किस परमाणु में कितने कोश होंगे, तो बड़ी सिंपल सी बात है, अपनी आवर्त सारणी आपने 10th में पढ़ी है, 11th में भी आपके कोर्स में है, पढ़ा जाएगा। तो देखिएगा कि आवर्त सारणी चेक करना कि जो एलिमेंट जिस पीरियड का होगा उसमें उतने ही खाली कोश होते हैं। यानी कि प्रथम पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम हैं, ये दोनों आप देख रहे हैं कि फर्स्ट पीरियड के हैं, प्रथम आवर्त के हैं, तो इनके पास खाली बस कितने होंगे, खाली एक कोश होगा। यानी जितने नंबर का आवर्त होता है उस परमाणु में उतने ही कोश पाए जाते हैं। इस कोश का पता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर भी लगाया जा सकता है, जो आपने बोरबरी नियम में क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। तो इस तरह से अगर मैं सेकेंड पीरियड की बात करूं तो आपने पढ़ा इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, याद करिए इसमें कौन कौन से हैं, आपको आवर्त सारणी याद कर लेना चाहिए, कम से कम एस और पी ब्लॉक तो याद ही कर लो। यहाँ पे कौन कौन है तो आप जानते हैं, यहाँ पर लिथियम है, फिर यहाँ पे सोडियम है, पोटेशियम, नहीं गलत हो रहा था, यहाँ पर लिथियम है, इसके बगल में कौन सा है, यहाँ पर बेरिलियम है, बेरिलियम, इसके बाद से आपका यहाँ पर बोरन है, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, फिर यहाँ पे कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, और लास्ट में नियान। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसमें ये तत्व हैं। तो ये जो तत्व कौन है, सेकेंड पीरियड के हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 पीरियड, सेकेंड पीरियड का आपका एलिमेंट है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें केवल 2 कोश पाए जाएंगे। इसी प्रकार से थर्ड पीरियड में अपनी आवर्त सारणी में आप चेक कर सकते हैं कि थर्ड पीरियड में जितने भी एलिमेंट आपको मिलेंगे, आप देखिएगा वहां पर भी 8 ही एलिमेंट हैं, तो उन सभी के पास क्या हो जाएगा, 3 सेल होगा।
चौथे पीरियड में आप आएंगे तो आपको वहां पर 18 एलिमेंट मिलेंगे। तो इन सारे 18 एलिमेंट के पास यहाँ पर 4 कोर्स हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि आवर्त सारणी अपना लेके बैठिए जो क्लास 10th में थी, तो आपका एलिमेंट जिस आवर्त का होगा उसमें उतने ही कोष होते हैं। यानी जो 7वें आवर्त में जो तत्व रखे गए हैं उनके पास कुल मिलाकर के 7 कोष होंगे। तो इस तरह से आपको याद रखना चाहिए कि कोष की संख्या हर परमाणु में अलग अलग होती है और उस कोष की संख्या को हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे निकाल सकते हैं। और किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, याद रखिए कि अगर मैं कहूँगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल, किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो होती है, याद रखिए आपने पढ़ा हुआ है क्या होती है, इसको 2n² से लिखा जाता है। और यहाँ पे n क्या है तो आप जानते हैं कोष की संख्या है। तो ये बात आप लोग पढ़े थे। हमने कोष के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दे दिया, अपने क्लास 11th लेवल की मैंने जानकारी दे दिया। तो कोष को आप लोग ढंग से समझिएगा और थोड़ा सा प्रयास करिए कि अपनी आवर्त सारणी, क्लास 11th की बुक नहीं है कोई बात नहीं है, वो हम आपको सब मैटर दे देंगे, लेकिन अपने 10th क्लास में आप जानते हैं आवर्त सारणी आपके यहाँ थी और 10th की आपके पास बुक भी है, तो उससे जरा आवर्त सारणी का अध्ययन करिएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको 10th में बताया गया होगा, 9th में तो पक्का हमने खूब बताया था, याद करिए। तो इस तरह से आप लोग उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय जितने कोष होते हैं वही आपके आवर्त की संख्या भी होती है, ये बात आपको बताया गया था। तो बस आप आज के लेक्चर में इतना ही। अगले क्लास में आपको हम बाकी और शब्दों से परिचित कराएंगे और वो शब्द क्या होगा अपना, वो होगा उपकोष, सबसेल होगा, फिर ऑर्बिटल यानी कक्षक होगा, और फिर आगे कक्षाओं में इसमें इलेक्ट्रॉनों का भरना आपको हम सिखाएंगे, जो हमारी केमिस्ट्री का बहुत ही मूलभूत, बहुत ही बेसिक, बड़ा फंडामेंटल लेकिन बहुत ही जरूरी टॉपिक होता है। तो सारी बातें आपको हम एक एक करके सिखा देंगे। इतना सीखने के बाद हम लोग केमिस्ट्री कोई चैप्टर आसानी से पढ़ पाएंगे। आप इसको ढंग से पढ़िए, रिवाइज करिए, कोई डाउट हो तो हमको फिर अपने मैसेज के माध्यम से बताएंगे, हम उसका आपको आंसर एक्सप्लेनेशन सब वीडियो के माध्यम से भेजेंगे। आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, पढ़ाई लिखाई मन लगाइए। और आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में बाकी बात आपको हम ढंग से समझाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।